हर रात मेरे ससुर मेरे बालों में लाल मेहंदी लगाता था, जिससे बाद में मुझे सुकून की नींद आती थी। सुबह होते तो मेहंदी के निशान मेरे पूरे जिस्म पर लगे रहते थे। आखिर मेरे पूरे जिस्म पर मेहंदी कैसे लगती थी? ससुर पर मुझे शक हुआ और अगली रात मैंने मेहंदी ही बदल दी। उस मेहंदी की जगह दूसरी मेहंदी रखी और सोने का नाटक करने लगी। आधी रात आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा ससुर मेरी पढ़ाई मुकम्मल होते ही मेरे अब्बा ने मेरी शादी कर दी थी और मैं अपने ससुराल आ गई थी। यहाँ पर सब अच्छे लोग से मेरे सास ससुर मेरे साथ अच्छे से पेश आते थे। मेरी नंद भी थी, वह भी मेरी बहन जैसी बन गई थी। मेरे जेठ वह भी शादीशुदा थे। सभी का रवैया बहुत ही अच्छा और नरम था। मैं इनके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई। मेरे पति भी बहुत अच्छे ख्याल रखने वाले इंसान थे। शादी के कई महीने बाद उन्हें दूसरे शहर काम करने के लिए जाना पड़ा। उन्होंने बताया था कि 20 दिन की छुट्टी मिली है, मगर मैंने जिद करके छुट्टी और 10 दिन बढ़ा दी थी। लेकिन अब और ज़्यादा छुट्टियां की गुंजाइश नहीं थी। मैं उनके जाने पर बहुत ज़्यादा निराश थी कि मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी। यह सोचकर मुझे रोना आ गया था। अल्लाह ने मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया ऐसे मोहब्बत से है। अगर एक भी साथ ना हो तो वह नहीं जिया जाता, दूसरी भी बर्दाश्त नहीं होती। और मेरी तो सिर्फ भी नई शादी थी। मैं उनको देखे बगैर नहीं रह सकती थी। लेकिन वह दिन भी जल्दी आ गया था। मेरे पति अलविदा कहकर 2 महीने के लिए शहर से बाहर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं कई घंटों बैठकर कमरा बंद कर रोती रही। लेकिन तभी सास और ननद ने मुझे दिलासा दिया और सहारा दिया कि पगली, हम हैं ना, तुम मेरे साथ अकेली थोड़ी ना हो। उनकी मोहब्बत और अपनीपन देखकर संभल गई थी। उनके बाद रोज दिन में 3 बार मेरे पति ने बातें करने लगी थी। आस्ता आस्ता मुझे सब्र आने लगा था। उनको गए हुए 1 हफ्ता हुआ था और मेरे साथ अजीब वाक़या होने लगा था। किसी को क्या बताती, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हमारा रोज का यही था कि रात को सोने से पहले दूध पीकर सोया करते थे। मेरी सास सबके लिए दूध के गिलास भरकर किचन में रख दिया करती थी और फिर जब रोज के मुताबिक अपना अपना गिलास उठाकर पी लेते। इस रात मैं दूध का गिलास पीकर सुकून से सो गई थी। मौसम बहुत अच्छा था। मुझे जल्दी ही नींद आ गई थी। सुबह के वक्त मेरी आँख खुली। मुझे अपने इर्द गिर्द एक अजीब सी बदबू सी महसूस हो रही थी। जैसे मेरी आँख खुली तो महसूस हुआ कि यह तो मेहंदी है। मैंने आँख खोली और आँखों से खोलकर इधर उधर देखा तो भी नहीं। जैसे मेरी नज़र अपने हाथों पर पड़ी तो मेरे दंग रह गई। मेरे हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। मैं अपने हाथों को बहुत गौर से देख रही थी। मुझे याद नहीं आ रहा था कि मेहंदी कब लगी। और फिर जब मेरा ध्यान अपने पाँव की तरफ गया, मेरे पाँव पर पूरी मेहंदी से भरे थे और मैं डर गई और मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। पता नहीं यह सब कैसे हुआ था। मैं यही सोचते हुए बाथरूम में गई और हाथ पैर धोने लगी, सूखी मेहंदी उतारने लगी। मगर क्या, मेरा तो पूरा जिस्म ही मेहंदी के रंग से भरा हुआ था। मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गई। मेरे पूरे जिस्म पर मेहंदी का रंग लगा हुआ देखता खुद बदबू दिखती रही गई। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मेरे लिए सब कुछ नया सा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। खौफ से मुझे पूरी तरीके से घेर लिया था। अब जब हाथ पैर धोकर बाहर निकली तो मेरी पैर पर मेहंदी लगी का रंग बिल्कुल हल्का हो गया था। ज़्यादा रंग नहीं देती थी शायद इसलिए, लेकिन जो मेहंदी मेरे हाथ में लगी हुई थी वह पूरी लाल सी। मैं कांपते हुए बेड पर आकर बैठी। मुझे अपने ही वजूद से डर लग रहा था और दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मेहंदी किसने लगाई? लेकिन तभी मेरे जहन में एक बात आई कि ये मजाक तो नहीं सही। मेरी ननद ने तो मेरे साथ मजाक के तौर पर यह सब कुछ नहीं किया। यह सोचकर मुझे थोड़ा सा दिलासा मिला, शायद यह मजाक होगा। नाश्ते के लिए बाहर गई तो सब कुछ नॉर्मल था। सब नाश्ते पर बैठे मेरे इंतजार कर रहे थे। मेरा उदास सा चेहरा देखकर मेरी सास ने मुझे पूछा। मैंने उनकी बात
ना मैं जवाब दे दिया, लेकिन उन सभी का चेहरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने किसी से मेरे साथ मजाक किया। फिर ससुर ने मुस्कुराहट से मेरे से पूछा कि क्या हुआ, जिसका मैंने यही जवाब दिया है कि पति की याद आ रही है, इसी वजह से उदास हूँ। इस पर सब ने मुझे दिलासा दिया और कहा कि आदत हो जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि किसने यह मेहंदी लगाई है, लेकिन कैसे पूछती, उल्टी मेरे हाथ पैरों पर बिना डिजाइन की मेहंदी देखकर वह खुद मुझसे पूछ रही थी। बोली कि ऐसी मेहंदी क्यों लगाई है भाभी, मुझे बता देती, मैं लगा देती अच्छे से डिजाइन से। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरे यकीन हो गया कि यह काम उन्होंने नहीं किया। अगले 1 हफ्ते तक यह कोई ऐसा वाक़ नहीं हुआ। मेरी सास की तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी। हम सब का सारा ध्यान उनकी तबीयत ही रहता था, मगर फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। मेरी सास मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरी सास एक बहुत अच्छी वजूद की मालकिन थी, वो जो मुझे माँ का जैसा प्यार देती थी। उनकी मोहब्बत पर आज तक मेरे दिल में ताज़ा है, लेकिन उनकी ज़िंदगी इतनी सी सास के इंतकाल पर मेरे पति वापस आ गए थे और मैंने उन्हें काफ़ी सहारा मोहब्बत दी, क्योंकि वह अचानक ही माँ की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, लेकिन उन्होंने वापस भी जाना था। सास की वक़्त के 20 दिन बाद मेरे पति वापस चले गए थे। वो बात बिल्कुल भी भूल चुकी थी, मेरे दिमाग से ही निकल गया था वह मेहंदी वाला वाक्य। सास का 40वां गुजर गया था। दुख तो दिल में था ही, लेकिन जाने के वाले के साथ सब कुछ नहीं रुकता। सब अपने अपने रूटीन पर वापस आ गए। एक दिन मैं बैठी थी और मेरे मन में ख्याल आया कि अपने बालों पर मेहंदी लगाऊं। मुझे अपने लाल बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। मेहंदी पानी में भिगोकर चंद का इंतजार कर रही, तभी मेरे ससुर वहां पर आए और मुझसे पूछने लगे कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब मैंने उन्हें बताया मेहंदी लगानी है बालों में, और पता नहीं नंद कहाँ पर चली गई हैं। मेरे ससुर मेरे पास आकर बैठ गए, मेरे सिर पर हाथ पर फेर कर बोले, लाओ मेहंदी मैं लगाऊं तुम्हारे बालों में। मुझे बहुत ज़्यादा झिझक महसूस हुई और मैं बोली कि नहीं, मैं खुद लगा लूँगी, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वह हंसकर बोले कि इसमें बुरी बात क्या है, तुम भी तो इस घर की एक मेंबर हो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारी सास को भी मेहंदी लगाता था, लेकिन तुम मुझे गैर समझ रही हो तो ठीक है। वह उदास होकर बोले, मेरा मकसद उनका दिल दुखाना नहीं। आखिर मैंने हिचकिचाते हुए मान गई थी। मैं उनके लिए पानी लेकर आई और ससुर ने मेरे सर पर मेहंदी लगाना शुरू कर दी। जैसे ही मेहंदी लग गई मुस्कुरा बोले कि बताओ कैसी लगी है। मैंने हंसकर जवाब दिया, आप तो बहुत अच्छी लगाते हो। फिर बाल की यह बची हुई मेहंदी मैं तुम्हारे हाथों पर लगाती हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उन्होंने अपनी उंगली से मेरे हाथों में बाजू पर मेहंदी लगानी शुरू कर दी थी। मैं हिचकिचाते हुए खामोश हो गई थी। उस मेहंदी की खुशबू बहुत तेज थी। मेरी नंद खाना बना चुकी थी, मगर मेरे हाथ पर मेहंदी लगी हुई थी, लिहाजा मेरी छोटी नंद ना ही मुझे खाना खिलाया था। मेहंदी को ठंडक की वजह से मुझे नींद आ चुकी थी, आ रही थी। मैंने जल्दी से सिर धोया और हाथ और बाजू पर लगी मेहंदी को उतारा और नींद से सो गई थी। उस रात मैं बहुत सुकून से सोई थी। आंखें जब खुली, जब मुझे कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ, मैंने की आंखें खोलूं, लेकिन नींद मुझ पर इस तरह से हावी हुई थी कि खौफ में चली गई थी। बार मैंने अब आंखें बंद करके दोबारा खोली, लेकिन मंजर वही रहा। मेरे हाथों और पैरों में मेहंदी लगी हुई थी, लेकिन मुझे तो याद था कि मैंने तो मेहंदी रात को ही धो दी थी। दोबारा मेहंदी कैसे लगी है मुझे कुछ याद आया, और मैंने जब कमीज की आस्तीन ऊपर करके देखा तो वहाँ पर भी मेहंदी का रंग मौजूद था। यह देखकर मेरा चेहरा तो बिल्कुल लाल हो गया था। एक बार फिर से मेरे हाथ वही बाक हुआ और मैं रोने लगी और अपने बाजू पर उस मेहंदी को धोने लगी। मैं डर गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है और कोई मेरे मेहंदी लगाए, मुझे पता ही भी नहीं चला। मैं मसूर भी ना कर सकूं कि अजीब से ख्याल आ रहे थे, शायद यह किसी का काम है जो यह सब कुछ हो रहा है। मुझे वैसे भी डर लगता था, और जब मुझे पता चला कि किसी गैर आदमी का काम है तो मैं
ज़्यादा डर गई थी। मुझे तो अपने ही वजूद से खौफ आ रहा था, यह सोचकर कि मेरे सोते हुए कौन मेरे हाथों पर पैरों पर मेहंदी लगा रहा है। मुझे खबर तक नहीं थी, यहाँ तक कि मेरे पूरे वजूद पर मेहंदी लगाई गई है और इससे साफ भी कर दिया गया है, लेकिन उसका रंग मेरे जिस्म पर रह गया है। आखिर कौन मेरे पूरे जिस्म पर मेहंदी लगा देता है और साफ भी कर देता है, मुझे कैसे नहीं पता चलता। मेरा दिल चाहा कि मैं अपने पति की बातें करूं। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, यह सोच सोच कर मेरे सर में बहुत दर्द शुरू हो गया और हल्का बुखार भी होने लगा था। मैं काम निपटाने कर अपने कमरे में आई और सिर दर्द की दवा लेने लगी। जैसे ही मैंने दवाई लेने के लिए दराज खोली तो उसमें मेहंदी के पैकेट भी पड़े हुए थे। एक पैकेट आधा खुला हुआ था और थोड़ी बहुत नीचे गिरी थी। उससे मुझे पता चल गया कि वही मेहंदी है जो मेरे हाथ पैर में लग जाती है। लेकिन सोचने वाली यह बात कि कहाँ से और मेरे कमरे में जो मेहंदी अपने बालों में लगाने के लिए लाई थी उसे तो उसी वक्त इस्तेमाल कर लिया था। इन समय मैं यह भूल गई थी कि मैंने दराज दवाई लेने के लिए खोली थी, लेकिन इस मेहंदी की खुशबू इतनी ज़्यादा थी कि मुझे वह पैकेट दूर से ही दिखाई दिया गया। उसे सूंघने पर मुझे चक्कर से आने लगी थी। मैंने उस पैकेट की वही रखा और सोचने लगी, आखिर यह कैसी मेहंदी थी जिसका रंग अलग था और मेरे कमरे में मौजूद थी। लेकिन मेरे दिमाग में धमाका हुआ जब मैंने अपने हाथों की तरफ देखा तो पैरों की तरफ देखा कि मेरे हाथ पैरों में भी तो वही मेहंदी लगी थी, कहीं पर ना है जिसे मुझ पर लगाया गया है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे पूरे वजूद पर मेहंदी कैसे लग गई है। और मेहंदी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे 3-4 लोगों ने बैठकर पूरे जिस्म पर लगाई हो। मैं कमरे से बाहर आई और नॉर्मल रहने की कोशिश करी। इसके बाद मैंने कुरान पाक को तिलावत करनी शुरू कर दी और पानी दम करके पिया। आधी रात फिर से मैं सो गई और दुआ कर रही थी कि इस रात कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं गलत थी। सुबह जब मैं उठी तो फिर एक बार फिर से मेरा वजूद फिर से मेहंदी से लथपथ था और मेरे कपड़े भी मेहंदी से लथपथ थे। यह सब मंजर देखकर मेरे जोर से चीख मार दी। मेरी चीख पूरे घर में गूंज उठी। मेरी चीख सुनकर मेरी नंद जेठानी मेरे कमरे में आ गई थी। मैं यूं ही मेहंदी से लथपथ देखकर हैरान हो गई थी कि सब मुझे देखने लगे और जेठानी बोली, क्या हुआ है, यह मेहंदी से कपड़े क्यों लथपथ रखे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने हिम्मत करके उन्हें बताना शुरू किया, यह सब क्या कैसे हुआ। 2-3 बार मेरे साथ हो। पैर और जिस्म पर मेहंदी लगी हुई थी। मेरी ननद मुझे घूर कर देख रही थी। सब मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। फिर नंद बोली कि तुमने खुद ही मेहंदी लगाई होगी और धोई बिना सो गई होगी, इसी वजह से तुम्हारे सारे कपड़े पर लग गई है। इसी बात पर ना भी यही कहा कि तुम लगा कर सो गई होगी, इसी वजह से तुम्हारे कपड़े लग गए। यह बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी और सोच में पड़ गई उनको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने ऐसा नहीं किया है। आखिर मैं बोलती थी इस कमरे में कोई आता है जिसने ऐसा किया है। मेरे साथ यह सुनकर एक दूसरे को देखने लगी और बोली, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता है, गलतफहमी हुई है। इतना क्या कर उन्होंने मुझे बाथरूम में हाथ पैर धुलवाए दिए और मेरे कपड़े भी साफ करा दिए और मुझे नाश्ते के लिए बोला और कहा कि नाश्ता करने जाओ, फिर बात करेंगे। मैंने नहा कर कपड़े बदले और अपने आप को साफ किया। मैंने कमरे को साफ किया और फिर नीचे आ गई और ससुर देखकर परेशान हो गए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ। मैंने जो हुआ सब कुछ बता दिया। वह खामोश हो गए। नाश्ता करने के लिए कहा। वह जब नाश्ता करके उठे ससुर मेरे पास आए और आकर बोले कि परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मुझे दिलासा मिला और उनके मेरे पास आकर बैठी, बोली कि तुम डरो मत, हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर 4 साल से रह रही हूँ, मैंने आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया है और ना ही सास ने। तुम डर गई हो, भला ऐसा हो सकता है कि कोई तुम्हारे कमरे में आया हो, तुम्हें पता ही ना चले। ऐसा हो सकता है कि मेहंदी लगाकर खुद भूल गई होगी तुम और तुम्हें नींद आ गई होगी और तुम सो गई होगी। देखा और कहा कि कैसे यह कह सकती हो, यह मेरा बहन
वहम है और मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन मैं कैसे मान सकती थी, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वह बड़ी अजीब सी बात थी। लेकिन अब जान चुकी थी कि अब जो करना है मुझे खुद ही करना है। यह लोग मेरी बातें नहीं समझेंगे। आखिर मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाकर मैं रोज के काम में लग गई। अगले दिन मैं सुबह उठी तो मेरे वजूद पर फिर से मेहंदी के निशान मौजूद थे, मगर आज मुझे हैरानी नहीं हुई थी, बल्कि मुझे गुस्सा आया। अब मुझे किसी भी हाल में बात की तरह तक पहुंच जाना था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? मैंने कुछ सोचा और दराज में खोला, जहां पर अब वह दोबारा मेहंदी के पैकेट मौजूद थे, मगर हैरत की बात यह थी कि दोनों पैकेट खुले हुए थे। मेरे एकदम से ज़हन में यह बात आ गई कि मेहंदी वही तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे बेहोशी आ जाती है और मैं कुछ सोच समझ नहीं सकती। मगर अब राज खुलने वाला था। मैंने जल्दी से 2 पैकेट मेहंदी मंगवाए और उन सफ़ेद पैकेट की मेहंदी को गिरा कर खुद की मंगाई हुई मेहंदी को भर दिया और पैकेट उसी जगह रख दिए। अजीब गरीब हरकत कौन कर रहा है? मुझे यह सब कुछ जानना था। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, मेरा जानने की इच्छा भी बढ़ जा रही थी। आखिर रात हुई और सब खाना खाकर सोने चले गए थे। मैं जैसे कमरे में आई तो मैं जानबूझकर सोने का नाटक करने लगी थी, क्योंकि मुझे हर हाल में उस शख्स का पता लगाना था और मुझे सोना नहीं था। रात के 10-11 बज चुके थे, तभी मेरे कमरे में दरवाज़ा खुला और मेरे ससुर मेरे कमरे में आए। मैं आंखें नींद खोलकर सब कुछ देख रही थी। मेरा ससुर जब अंदर आया तो उसके हाथ में कटोरा था। उनका उस तरीके से कमरे में आना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। आखिर इस वक्त इस कमरे में आना क्या काम हो सकता है? लेकिन तभी मुझे 2 लोगों के कदमों की आवाज़ आई। उनके साथ दूसरा भी कोई मौजूद था। मैंने किसी तरीके से आँख खोलकर देखा तो एक औरत उनके साथ कमरे में दाखिल हुई, जिसका हुलिया बहुत ही अजीब सा था, जैसे कोई जादू करने वाली हो। उनको इस तरीके से अपने कमरे में देखकर मेरा वजूद का हिल गया। ज़हन में बहुत से ख्याल आने लगे। तभी वह औरत मेरे सामने आकर बैठ गई थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी और उसने ससुर से कुछ कहा और ससुर उनकी बात की मानते हुए सामने आकर बैठ गए और मेहंदी निकाल कर लगाने लगे। शायद वही मेहंदी निकाल रहे थे, जिसकी थोड़ी देर बाद वह मेहंदी मेरे हाथ में पैर में लगाने लगे। यह सब कुछ महसूस करके मेरा दिल चाहा कि जोर जोर से चीख मारूं और सबको उठा कर बता दूं कि आखिर यह लोग मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तभी वह औरत बोली कि इस मेहंदी को लगाकर यह अब बेहोश हो चुकी है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी मिट्टी शामिल है जिससे ज़्यादा सूंघने से इंसान बेहोश हो जाता है। मैं समझ गई थी कि तभी मैं बेहोश हो जाया करती थी। मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। थोड़ी देर के बाद औरत ने कुछ पढ़कर मेरे ऊपर फूंकने लगी और फिर ससुर को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा। तब उनकी बात सुनकर कमरे से बाहर चली गई और मैं डर गई थी। अब यह क्या करेगी? औरत ने मेरे वजूद पर मेहंदी लगानी शुरू करी। मैं ना चाहते हुए लेटी रही। वह मुझ पर मेहंदी लगाई रही थी कि पता नहीं क्या कर रही थी। इस वक्त जान निकल रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। तभी औरत ने कुछ पढ़कर मेहंदी उतारना शुरू कर दी थी और इस सारे कमल के बाद उसने मेरे ससुर को कमरे में बुलाया। मेरा ससुर जब कमरे में आया तो बोली थी, बस 3 दिन बाद और कमल करना है, इसके बाद तुम्हारी बहू तुमसे मोहब्बत करने लगेगी। इस औरत की यह बात सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान निकल रही हो। मेरा दिल उछलकर अलग होने लगा था। मेरा साथ ऐसा कर रहा था। यह बात सुनकर मेरे ससुर की शैतानी हंसी और बोला कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बहू मुझ पर फिदा हो जाए, मुझ पर जान मार दे, बस यही चाहता हूँ। मगर यह सब किसी को बिना बताए अमल करके लोग तो चले ही गए थे, लेकिन मेरा दिल पूरी तरीके से घबराया गया था। मैं बहुत गहरी से सोच रही थी कि ये ख्याल था, क्या हकीकत? मेरे ससुर जी ऐसा कैसे सोच सकते हैं, वह भी अपनी बेटी की बीवी के बारे में? और मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि वह जा चुके हैं।
मैं उठकर कमरे के अंदर से बंद कर आई और जाकर खुद को साफ किया और सोचने लगी कि आगे क्या करूंगी। रात के 12 बज रहे थे जब मैंने अपने पति को फ़ोन किया और सोचने लगी कि क्या करूं। 3 मिस कॉल के बाद उन्होंने फ़ोन उठा लिया था। मैंने उन्हें सुबह तक यह पहुंचाने के लिए वह भी मेरी रोती हुई आवाज़ सुन चुके थे। अगली सुबह हुई तो खुद को कमरे से बाहर निकली। मेरे सामने ससुर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। मुझे आता देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन उसी वक्त मुझे लग रहा था कि उसके पीछे एक शैतान छुपा हुआ था। नाश्ते के बाद मेरे पति घर आ चुके गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, इस वक्त घर में सब मौजूद थे और सुनने के बेकरार थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। मैंने अपने पति को यहाँ पर बुलाया है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आखिर हिम्मत जोड़कर मैंने सब कुछ बता दिया। मेरी बातें और सारे राज सुनकर मेरे ससुर का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। उनका रंग बदलने लगा था, लेकिन यह सुनते ही मेरे पति ने मेरे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। बहुत गुस्से में मुझे डांटने लगे, मगर मैं जानती थी कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। तभी ससुर भी बोले कि मैं कैसे इल्जाम लगा रही हूँ कि मेरा पति मेरा हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालने लगा। जब मैंने उन्हें सबूत दिखाने के लिए कहा और फिर हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में गई तो जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर उन्हें वीडियो दिखाई, जिसमें वह ससुर मेरे पति कमरे में आए थे। उनकी सारी बातें भी उसमें मौजूद थी। यह सब देखकर मेरा पति सदमे से नीचे गिर गया था। सबने इस वीडियो को देखा और इसके बाद ससुर से झुकाए हुए खड़े थे। मेरे पति की तरफ बढ़े और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। बहरहाल जो भी हुआ था वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुआ था। मेरी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की गई थी। इस तरह उनकी बीवी थी दूसरी तरफ उनके मेरे पति अपने बाप से दोबारा नहीं मिलने और ना ही मुझे दोबारा उनके बाद मेरा पति मुझे अपने साथ ले गया। इनके सब हालात देखकर जेठानी ने भी अलग घर ले लिया और नंद उन्हें भी अपने बाप से नफरत करने लगी और वह सब अपने घर से शिफ्ट हो गए। ससुर पछतावे में मैंने ऐसा क्यों किया। जेठानी बस खाना बनाकर उनके घर भिजवा देती थी और उनके सारे काम नौकर ही करते थे।